रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पास्ट पेपर 2021 के आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं कि इसका क्या है। तो सेक्शन बी जो सा है ये कंसिस्ट करता है 3 लॉन्ग क्वेश्चन पे। ईच क्वेश्चन जो सा है उसके मार्क्स हैं 5। तो इट मीन्स के जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस के हमारे पास मार्क्स बनेंगे वो 15 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल सेक्शन बी में ये बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 3 में जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन इवेंट और एक्शन डैमेज योर कंप्यूटर और कॉज सिक्योरिटी थ्रेट्स टू योर सिस्टम, यानी अगर कोई इवेंट या कोई अमल ऐसा आता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देता है या आपके जो कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है या इंफॉर्मेशन है या सॉफ्टवेयर्स हैं उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स की रीज़न बनता है, तो व्हाट इट वुड बी कॉल्ड। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एंड डिफाइन अलॉन्ग विद ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स, और इसके साथ ही उसकी तमाम फॉर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे जो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की रीज़न बनती हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क इसको कहा जाता है, जहाँ पे हमारा कंप्यूटर डैमेज भी हो सकता है या हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टील भी हो सकती है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क इज एनी इवेंट और एक्शन, ये कोई इवेंट या एक्शन हो सकता है दैट कुड कॉज अ लॉस ऑफ, जो कि लॉस की यानी नुकसान की वजह बनता है, या डैमेज मीन डिस्ट्रॉय करना, डिलीट कर देना, रिमूव कर देना टू कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, यानी हार्डवेयर हमारा प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा या सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको रिमूव करवा दिया जाएगा, डाटा जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसको ख़राब कर दिया जाएगा, या इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है या प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जिसमें हमारे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, उसके लिए भी ये जो थ्रेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क कहलाते हैं। नो, अब इसकी जो फॉर्म्स आ जाती हैं, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, फर्स्ट वन इज़ द वायरस। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। फर्स्ट वन वायरस जो है कंप्यूटर का वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ना कि हार्डवेयर होता है, दैट कैन रेप्लिकेट, जो अपने आप को दोबारा से रिप्रोड्यूस करता रहता है, बनाता रहता है इटसेल्फ एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है विदाउट यूज़र नॉलेज, जिसमें यूज़र को पता नहीं होता कि ये जो फाइल है ये इन्फेक्टेड है, इसके साथ वायरस अटैच्ड है और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूज़र सेंट इट ओवर अ नेटवर्क और द इंटरनेट। ये भी हो सकता है कि यूज़र जो उनसे है, यूज़र मीन के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के हैकर होते हैं या जो जिन्होंने आपके सिस्टम को डैमेज करना होता है, वो वायरस को सेंड करेंगे नेटवर्क पर या फिर इंटरनेट पर, या कैरिड इट, या उसको लेकर जाएंगे ऑन अ रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया मीन जिस तरह USB ड्राइव आ जाती है, CD है, DVD है, या हमारा जो सेल फोन है तो उसको हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो माइट भी पॉसिबल सेल फोन में किसी ने कोई ऐसा इमेज, कोई पिक्चर या कोई फाइल भेजी हो जिसके साथ वायरस अटैच हो। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट 1 का ही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप्स ऑफ वायरसेस में। अब हमारे पास आ जाता है बूट सेक्टर वायरस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसको डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, और सेक्टर असल में वो प्लेस होती है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, चलाना, टर्न ऑन करना। तो अ वायरस विच अटैचेज इटसेल्फ टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क के जो पहला हिस्सा होता है, जो पहला सेक्टर होता है, उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, दैट इज रेड बाय द कंप्यूटर अपॉन बूट अप। और जो एग्जीक्यूट कब होता है या उसको रीड कब किया जाता है, जब आपका कंप्यूटर बूट अप मीन स्टार्टअप होता है, ऑन होता है। तो दीज आर नॉर्मली स्प्रेड बाय द फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क के थ्रू स्प्रेड होते हैं, मीन्स रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के थ्रू। फिर मैक्रो वायरस है। मैक्रो वायरसेस आर द वायरसेस दैट यूज एन अदर एप्लीकेशन ऑफ मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी जो कोई दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ ये मैक्रो प्रोग्राम जो उनसे है वो लगाया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दमसेल्फ अपने आप को। ये मोस्टली इफेक्ट किसको करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स को या एक्सेल को, और टिपिकली स्प्रेड होते हैं टू अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को। फिर मेमोरी रेजिडेंट वायरसेस आ जाते हैं। रेजिडेंट्स मीन रिहाइश पजीर होना, तो मेमोरी रेजिडेंट वायरसेस रिजाइड रहते हैं इन द कंप्यूटर वोलेटाइल मेमोरी यानी रैम में। इट मीन्स कि जब ये वायरस आता है तो ये आपकी हार्ड डिस्क को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये किसको कर रहा होता है, रैम को। दे आर इनिशिएटेड, ये अपनी वर्किंग शुरू करते हैं फ्रॉम अ वायरस विच रन्स ऑन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पे चलते हैं, एंड दे स्टे इन द मेमोरी आफ्टर इट्स इनिशिएटिंग द प्रोग्राम क्लोजेज। और फिर ये मेमोरी में ही रहेंगे जिस प्रोग्राम के साथ
ये वायरस अटैच है वो प्रोग्राम जैसे ही रैम में जाएगा तो इन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर देनी है और फिर रैम में ही रिजाइड रहेंगे, चाहे आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दें। फिर है जी टाइप्स ऑफ वायरसेस में ही पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिक का मतलब होता है शेप्स। तो ये एक ऐसा वायरस आ जाता है जो कि ना सिर्फ अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है बल्कि अपनी कॉपीज भी बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेगा, अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को हर दफ़ा चेंज कर देगा रेप्लिकेट होने पे। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, यानी जो इसकी एक्शंस जो इसने परफॉर्म करने होते हैं कि कभी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को इफेक्ट कर रहा होगा, तो कभी फर्स्ट बूट सेक्टर को ये इफेक्ट कर रहा होगा, कभी ये पिक्चर्स की फाइल को डैमेज कर रहा होगा, या कभी ये विंडोज़ की फाइल को डैमेज कर रहा होगा। तो दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंटीवायरस टू डिटेक्ट। तो जब ये अपने सिग्नेचर्स को बदलता रहता है उसकी वजह से ये एंटीवायरस के लिए भी डिटेक्ट होना मुश्किल होता है। लॉजिक बम या टाइम बम आ जाता है, तो ये वो वायरसेस होते हैं जिन्हें कब इनिशिएटेड होते हैं, कब ये अपनी वर्किंग करते हैं एट अ स्पेसिफिक डेट या कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है। कुछ इसकी जो एग्जांपल्स में लॉजिक बम या टाइम बम आ जाते हैं, वो डिलीट्स कर देते हैं आपकी फ़ोटोज़ को कब, जब हैलोवीन का इवेंट आ जाता है, या वायरस से डिलीट्स कर देते हैं डाटाबेस के टेबल को अगर कोई सर्टेन एम्प्लॉय जो है उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में सेकंड वन वर्म जो है ये भी एक प्रोग्राम है और ये बनाता है, फैसिलिटेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स कि इसको यूज़र की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी प्रोग्राम की क्लिक करे और वर्म अगर उस प्रोग्राम के साथ अटैच है तो वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करे। टू, बल्कि ये क्या करता है कि ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता रहता है जैसे ही ये किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन डिस्क ड्राइव टू अनदर, एक डिस्क से दूसरी डिस्क की तरफ ये मूव करवा लेता है जिस फाइल के साथ ये अटैच होगा, या बाय कॉपिंग इटसेल्फ यूजिंग द ईमेल को इस्तेमाल करते हुए, या कोई और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आ जाता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मीन के जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज होते हैं, या जैसे हम ब्लूटूथ ऑन करके फाइल्स को शेयर करते हैं तो ये उसमें आ जाएगा। फिर फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स में थर्ड आ जाता है ट्रोजन हॉर्स। ये वो प्रोग्राम है जो अपीयरेंस मीन शो ये करवाता है कि मैं एक यूज़फुल प्रोग्राम हूँ। डिजायर्ड फंक्शंस हैं, जिस तरह हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं या जिस तरह जो हम कोई गेम प्ले कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक यूज़फुल फंक्शन है, यूज़फुल प्रोग्राम है। लेकिन ये क्या करता है, ये कुछ देर बाद जब हम इसको लॉन्च कर लेते हैं यानी उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं तो ये अपनी एक्चुअल फंक्शनलिटी को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। While it may advertise its activity after launching, this information is not apparent to the user beforehand। यानी यूज़र को पहले नहीं पता चलता कि ये जो उनका सॉफ्टवेयर है ये ट्रोजन हॉर्स वाला सॉफ्टवेयर है जिसने हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर देना है। सीक्रेटली ये क्या करता है, राजदारी से हमारे प्रोग्राम को परफॉर्म करता है, उनके ऊपर टास्क को, अनडिजायर्ड फंक्शंस को जो कि हमारे सिस्टम के लिए डैमेजेबल होते हैं। ये अपने आप को ना तो रेप्लिकेट करता है और ना ही ये अपनी कॉपीज़ बनाता है। फिर आ जाता है जी स्पाईवेयर। स्पाई जो सा है ये जासूस को कहते हैं। तो स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है। 5 स्पाईवेयर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है। तो स्पाईवेयर एक ऐसा मैलवेयर होता है जो स्टील्स कर लेता है, चोरी कर लेता है हमारे डाटा को, और मे बी यूज टू स्पाई ऑन यू बाय यूजिंग योर वेबकैम। आपने अपना वेबकैम ऑन कर लिया है या माइक्रोफोन को जो से वो आपने ऑन किया हुआ है, तो आपके नॉलेज के बगैर ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर आपकी जितनी भी रियल टाइम की इंफॉर्मेशन होगी वो हैकर या उस पर्सन की तरफ जिसने ये स्पाईवेयर को भेजा है उस तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। तो वन स्पाईवेयर इज इंस्टॉल्ड, इट मीन steal your sensitive data by recording the login information कि आपने अपने सिस्टम में पासवर्ड क्या एंटर किया है या आपने फेसबुक का पासवर्ड क्या एंटर किया है। यू यूज़ आर लुकिंग फॉर सेंसिटिव फाइल्स। यहाँ आपके कंप्यूटर में बहुत अहम फाइल्स पड़ी हुई हैं। मीन्स अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा उन फाइल्स में पड़ा हुआ है तो उस फाइल्स को भी ये क्या कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को देख कर तो सेकेंड पर्सन की तरफ भेज सकता है, अननोन पर्सन की तरफ। देन सेंडिंग द डाटा बैक टू एन अटैकर। अटैकर में जिसने स्पाईवेयर को भेजा हुआ है। फिर आ जाती है जी फिफ्थ वन एडवेयर। एडवेयर एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग के लिए जो सा है वो देने पड़ते हैं, बैनर्स लगाने पड़ते हैं वेबसाइट्स पे। हम देखते भी हैं जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कमर्शियल आ रहे होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाए गए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द हैकर्स या अटैकर क्या करते हैं, वो इन एडवेयर के साथ अपने वायरसेस को अटैच कर देते हैं।
तो इस सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्लेज द अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑन योर कंप्यूटर, जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, उनको भी ये डिस्प्ले करवा देता है। एडवर्ट प्रोग्राम्स विल टेंड मीन के इसका रुझान किसकी तरफ होता है, टू सर्व यू पॉपअप एड्स। पॉपअप एड्स क्या होते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हो और सडन एक जो है वो एडवर्टीजमेंट आ जाती है कि यू वांट एन आईफोन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप जैसे ही उस मैसेज के ऊपर, उस कमर्शियल या एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपके ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन, आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो सी है वो स्टील होना शुरू हो जाती है। तो कैन चेंज योर ब्राउजर्स होम पेज, एड स्पाईवेयर एंड जस्ट बम्बार्ड कर किसको कर देता है, यानी आपके सिस्टम को, आपके डिवाइस को जो सा है वो डैमेज कर देता है विद द एडवर्टीजमेंट। फिर इसके बाद है जी फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी में स्पैम ऐसी बोगस ईमेल्स मैसेजेस होते हैं जो कि हमारे लिए अनयूजेबल होते हैं या सेंडर हमें इसका नहीं पता होता। तो सेंड टू मैनी रिसिपिएंट्स को ये भेजे जाते हैं विद इंटेंशन, और इरादा क्या होता है, टू स्प्रेड एनी मैलवेयर लाइक वायरस, ट्रोजन हार्स, के आप जब भी उस ईमेल को ओपन करें तो उस ईमेल के साथ जो अटैच वायरस है या ट्रोजन हार्स है वो क्या कर देगा, आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा। फिर है जी फिशिंग, ये भी एक फ्रॉड की किस्म आती है जिन्हें अटैकर जो है वो यूज़ करते हैं। शो हिमसेल्फ एज अ रिप्यूटेबल पर्सन इन ईमेल, मतलब ये शो करते हैं कि हम किसी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको मैसेज भेज रहे हैं या हम आपके कॉलेज की तरफ से मैसेज भेज रहे हैं या अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आती हैं। अटैकर्स कॉमनली यूज़ करते हैं फिशिंग ईमेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैलिशियस लिंक्स मीन के किसी वेबसाइट का लिंक ये भेज देते हैं या फिर अटैचमेंट दैट कैन परफॉर्म डैमेजिंग फंक्शंस को। तो फिशिंग और स्पैम ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं हमारे पास। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, आई हैव रिटन अ डॉक्यूमेंट ऑन एमएस वर्ड पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वेदर इट इज़ ग्रामेटिकली ट्रू, कि इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स हैं या नहीं है, या इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं या नहीं है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने इसमें यूज़ हो रहे हैं। यूज्ड बाय द डॉक्यूमेंट विच टैब, तो कौन सा टैब है शुड आई यूज टू परफॉर्म दिस टास्क, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे कौन से टैब की ज़रूरत पड़ेगी, आर प्रोवाइडेड बाय द सपोर्टिंग टास्क। इसका आंसर क्या है, रिव्यू टैब है। तो यूजिंग रिव्यू टैब एंड द स्पेलिंग ग्रामर बटन ऑफ द प्रूफिंग ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब, यानी रिव्यू टैब में एक प्रूफिंग ग्रुप है, प्रूफिंग ग्रुप में हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर का बटन है। तो इसको यूज़ करते हुए, इस बटन को यूज़ करते हुए मैं चेक कर सकती हूँ कि इसको स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स बोथ को फॉर ईच एरर इन द डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो ट्राई करेगा ऑफर करने की खुद से एक या एक से ज़्यादा सजेशन। लाइक अगर जो है कंप्यूटर के स्पेलिंग हमने रॉन्ग टाइप कर दिए हैं तो फिर आपको वर्ड ऑटोमेटिकली देगा कि जी आपके कंप्यूटर के स्पेलिंग ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और आई कैन सेलेक्ट अ सजेशन एंड क्लिक चेंज टू द करेक्ट एरर्स, ठीक है। तो उस एरर को करेक्ट करने के लिए मैं उस सजेशन पर भी क्लिक कर सकती हूँ। रिव्यू टैब में ही है कि आई कैन आल्सो इग्नोर द स्पेलिंग और ग्रामर एरर, यानी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती हैं तो उसे इग्नोर भी किया जा सकता है। जिस तरह हमारे नेम है या पाकिस्तान का नेम है तो वो रोमन उर्दू में जब हम उसे लिखेंगे तो फिर उसे इग्नोर भी करवाया जा सकता है बाय क्लिकिंग ऑन इग्नोर। या तो इग्नोर बटन पे क्लिक करेंगे या इग्नोर ऑल बटन पे। और ये भी हमें कहाँ से आएगा, जब हम प्रूफिंग रीडिंग का जो बटन होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमें ऑप्शन मिलेगी करेक्ट करने की, उसको उसी के यानी सजेशंस की ऑप्शन मिलेगी, साथ ही हमें इग्नोर या इग्नोर ऑल का बटन भी मिल जाएगा। एंड आल्सो ऐड एनी वर्ड इन डिक्शनरी बाय क्लिकिंग ऑन ऐड बटन। और अगर वही जो रोमन स्पेलिंग है उसको हम एमएस वर्ड की डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो ऐड बटन से हम उसे वहाँ पे स्टोर भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2013 में तो हम चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स बाय क्लिकिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स बटन ऑफ प्रूफिंग ग्रुप, यानी रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप में ही हमें वहाँ पे एक नंबर ऑफ वर्ड्स का जो सा है वो बटन नज़र आ जाएगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने वर्ड टाइप हुए हैं। वाइल जबकि इन एमएस वर्ड 2007 यानी एमएस वर्ड 2007 में क्या किया जाता है, आई कैन चेक इट फ्रॉम द स्टेटस बार, तो इसको मैं स्टेटस बार से चेक करूँगी कि कितने वर्ड्स मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है, सपोज यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, एंड यू हैव असाइंड टू अ टास्क टू जनरेट एम्प्लॉयज़ सैलरी रिपोर्ट, और आपको ये काम दिया जाता है कि आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिपोर्ट जो उनसी है उसको बनाना है, टू नो जानने के लिए हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके इदारे में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, एंड हाउ मैनी इनकम्स दे अर्न इन दिस रिगार्ड, और वो इस सिलसिले में कितनी इनकम जो सी हैं वो अर्न भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो यू हैव गिवन द फॉलोइंग टेबल, आपको वो इदारा जो सा ये वाला टेबल दे देता है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, कमीशन ये गिवन है। तो टोटल सैलरी हम लोगों ने जो सी इसकी कैलकुलेट करनी है, और कंपनी क्या है हमारे पास, कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी रिपोर्ट। अब इसी में जो पहला जो टास्क हम परफॉर्म करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो टास्क 1 होगा वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बीइंग वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके इदारे में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी तादाद बताएं। फिर टोटल सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय विच इज़ बेसिकली एन एडिशन ऑफ द कमीशन इन देयर सैलरी, टोटल सैलरी कैसे निकलनी है कि बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा कमीशन को। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैलरी जो सी है वो एम्प्लॉय को कितनी दी जा रही है, लोएस्ट सैलरी सबसे कम सैलरी कितनी दी जा रही है, एंड एन एवरेज अमाउंट फ्रॉम टोटल सैलरी, और टोटल सैलरी का फिर हमने एवरेज अमाउंट भी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला टास्क है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बीइंग वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यहाँ पर हमारे पास कॉलम है और ये कॉलम ए है, रोज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। कॉलम ए में एम्प नंबर है, एम्प नंबर में हमारे पास यहाँ पर रो देखें तो थर्ड रो में 12, यहाँ पे ये हमने डिजिट एंटर किए हुए हैं। इट मीन्स कि किस सेल से हमने काउंट करना है, A3 से काउंटिंग शुरू करनी है और कहाँ तक लेके जानी है, A12 तक। लेकिन ये हमने खुद से काउंट करके नहीं देना, बल्कि इसके लिए हमने फार्मूला लिखना है। तो टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट सेल A13, क्योंकि A1 से लेकर A12 तक तो यहाँ पर डाटा मौजूद है, तो A13 जो है वो सेल हमारे पास फ्री है। तो पहले हम A13 सेल को सिलेक्ट करेंगे, टाइप फॉलोइंग फार्मूला इन सेल A3, सेल 3 में ये वाला फार्मूला टाइप किया जाएगा, इज़ इक्वल टू काउंट A3 कॉलन A12, यानी A3 से लेके A12 के जितने भी सेल्स हैं उनको क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है। प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग द फार्मूला और फंक्शन, और जैसे ही सेल A3 में हम ये वाला फार्मूला लिख लेंगे, टाइप कर लेंगे, तो उसके बाद कौन सी कीबोर्ड से की प्रेस करनी है, एंटर की प्रेस की जाएगी। फिर सेकंड है टोटल सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय विच इज़ बेसिकली एन एडिशन ऑफ द कमीशन इन देयर सैलरी, जिस तरह यहाँ पर सैलरी सी के कॉलम में मौजूद है और कमीशन डी के कॉलम में मौजूद है, लेकिन हमने कैलकुलेट क्या करनी है, टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो टू कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय सिलेक्ट सेल E3, यानी ये सेल हमारे पास फ्री है और E3 में ही हमने जमा करके बताना है कि 3000 प्लस 500 कितनी सैलरी बनती है, 3500 किस एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय नंबर 12 की। तो टाइप फॉलोइंग फार्मूला इन सेल E3 में जो उनसे ये वाला फार्मूला टाइप किया जाएगा, इज़ इक्वल टू सम C कॉलन D3, यानी ये रेंज है कि C3 का कॉलम D3 की जो उनसी रो है वो लें और उसको जमा कर दे, सम कर दे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही E3 में इज़ इक्वल टू C3 प्लस D3 जो उनसे उसे टाइप कर सकते हैं। फिर प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग फार्मूला और फंक्शन, और जब हमने फार्मूला यहाँ पे टाइप कर लेना है तो एंटर की को प्रेस करना है। और अब हमने सिर्फ एक एम्प्लॉय की तो टोटल सैलरी नहीं निकालनी, बल्कि हमने एम्प्लॉय नंबर 13 की, 14 की, 21 तक की निकालनी है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, देन अगेन सिलेक्ट सेल E3, अब दोबारा सेल E3 को सिलेक्ट किया जाएगा एंड कॉपी द फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये वाला सम C3 कॉलन D3 का या C3 प्लस D3 का, फ्रॉम E3 से लेकर कहाँ तक लेके जाना है, E12 तक, बाय ड्रैगिंग ऑटो फिल बटन डाउनवर्ड। तो ऑटो फिल बटन को हमने डाउनवर्ड क्या कर देना है, ड्रैग करना है, यानी मूव करना है। फिर है जी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैलरी बीइंग पेड टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी दी जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टू कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैलरी, हमारे पास सैलरी का ये कॉलम है, ठीक है, जो कि C3 से लेके कहाँ तक जाता है, C12 तक। और हमने ये देखना है कि यहाँ पे जो 3000 है, 23,000 है, सबसे ज़्यादा सैलरी कौन से वाली बनती है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सिलेक्ट सेल C13, टाइप फॉलोइंग फार्मूला इन C13, क्योंकि C13 हमारे पास सेल क्या है, फ्री है।
फिर इज़ इक्वल टू मैक्स। मैक्स फार्मूला क्या करता है कि उसको जो भी रेंज दी जाती है उसमें सबसे बड़ी अमाउंट को रिटर्न करता है। बड़ी अमाउंट से मीनिंग बड़े नंबर को, ठीक है। तो C:12 जब दिया जाएगा यहाँ से लेके C:12 तो मैक्सिमम जो सैलरी हमारे पास रिटर्न होगी वो कौन सी होगी, 67,000। प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग फार्मूला और फंक्शन। फिर फोर्थ है लोएस्ट सैलरी बीइंग पेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास सैलरी आ जाती है। यहाँ से अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे कम सैलरी किसको, कौन से वाली है, यानी सबसे कम सैलरी कौन सी होगी। तो टू कैलकुलेट द लोएस्ट सैलरी सेलेक्ट C14। C14 को क्यों सेलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि C13 में हमने मैक्सिमम सैलरी निकाल ली हुई है। तो टाइप फॉलोइंग फार्मूला इन सेल C14 इज इक्वल टू मीन C3:C12। प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग द फार्मूला और फंक्शन या फार्मूला टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस की जाएगी तो हमारे पास मिनिमम सैलरी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट, जो कि क्या है, एन एवरेज अमाउंट फ्रॉम टोटल सैलरी कॉलम, यानी टोटल सैलरी का जो कॉलम है उसकी एवरेज अमाउंट निकाली जाए। तो टोटल सैलरी के कॉलम ये है कि जब हमने सैलरी जमा की थी तो 3000 प्लस 500 कमीशन 3500 बना था। अब इन सब की हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये जितने नंबर्स हैं इनको जमा करना है और जमा करके इनको क्या करना है, डिवाइडेड कर देना है बाय टोटल नंबर्स ऑफ सैलरी। जिस तरह टोटल हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हैं, 3 से लेके 12 तक हमारे पास बनती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है प्लस करने के बाद। तो टू कैलकुलेट एवरेज अमाउंट फ्रॉम द टोटल सैलरी सेलेक्ट E14 सेल, टाइप फॉलोइंग फार्मूला इन सेल E14 is equal to average E3:E12। प्रेस एंटर की आफ्टर टाइपिंग द फार्मूला आर फंक्शन, यानी E3 से लेके E12 तक की वैल्यूज़ को पहले प्लस करेगा फिर उसको डिवाइड करेगा 10 पे। ये कौन सा फार्मूला करेगा, एवरेज का फार्मूला करेगा। तो इस तरह हमारे पास एवरेज सैलरी काउंट होकर आ जाएगी।